हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 82। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 82 है और लाइव चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। QR कोड स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। लाइट चैप्टर का ये पार्ट 4 है और इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 82 है। पहला सवाल है, गोलीय दर्पण के लिए अपनाई गई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गलत है। पहला ऑप्शन है वस्तु दूरी ऋणात्मक लेनी चाहिए। वस्तु दूरी ऋणात्मक लेनी चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? देखो, वस्तु को हम हमेशा रखते हैं दर्पण के सामने, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो मैंने यहां पर बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ये पोल है, हम जानते हैं सभी दूरियां पोल से मापनी है। वस्तु दूरी ऋणात्मक लेनी चाहिए, वस्तु को हम हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे और दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये तो हमारा सही है, हमें गलत चूज करना है ना, गलत चूज करना है। ये सही है, ये सही है। ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसे हम पॉजिटिव एक्स में मानते हैं और इसे हम नेगेटिव एक्स में मानते हैं। ये पोल है ना, इधर नेगेटिव एक्स इधर पॉजिटिव एक्स। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देखिए, उसके बाद ही यहां से आप स्टार्ट कीजिए। आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेनी चाहिए। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है? दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे होता है तो प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए हम लोग पोल से दर्पण के पीछे जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव एक्स में जाएंगे। तो पॉजिटिव एक्स में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी सही है। वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, जो बिल्कुल। वस्तु को हम हमेशा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऐसे वस्तु को हम हमेशा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और आप जानते हो कि ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये है -y और ये है +y, यानी कि पॉजिटिव y में हम लोग रखते हैं। तो मान लो वस्तु की ऊंचाई अगर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर जो है वस्तु की ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है। तो हम क्या बोलेंगे, h बराबर +2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु दूरी जो है वस्तु को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के ऊपर डालते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये सही है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेनी चाहिए। देखो, आभासी और सीधा कहने का क्या मतलब हुआ? सीधा प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जैसे वस्तु हमने रखा है वैसे ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा दर्पण के पीछे। आभासी बोल रखा है ना, तो आभासी दर्पण के पीछे ही बनता है और आभासी सीधा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दूरी भी, ये ऊंचाई भी, ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये भी हम लेंगे पॉजिटिव। ये मत बोलना कि भाई दर्पण के पीछे है तो हम नेगेटिव लेंगे ना। ये आप सोच सकते हैं ना कि दर्पण के तो पीछे है, नहीं। ऊंचाई हम जब देखेंगे तो हम वाई एक्सिस पर देखेंगे। जब भी ऊंचाई की बात की जाएगी या फिर प्रतिबिंब या वस्तु की साइज की बात की जाएगी, मतलब ऊंचाई की बात की जा रही है, तो हम +y एक्सिस -y एक्सिस में देखेंगे। तो +y एक्सिस की तरफ ये ऊंचाई है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। यहीं पर मान लो अगर प्रतिबिंब का निर्माण जो है, इधर तो खैर ऐसे होगा नहीं, यहां पर अगर ऐसे होता तो ये नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव y में है। तो याद रखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई लंबवत दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई लंबवत दूरी ऋणात्मक होती है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डैश पर स्थित होगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। देखो, वक्रता त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से फोकस दूरी क्या हो जाएगा, r/2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए बताना है कि जो फोकस है वो x बराबर किस पर स्थित होगा। तो भाई हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये दर्पण के पीछे होता है, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस पर होता है। चलो एक बार फिर से मैं बनाकर दिखा देता हूं। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उठा हुआ होता है। ये हमारा पोल होता है जिसे हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है।
तो इसे हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स है और इधर क्या है, नेगेटिव एक्स है। तो भाई फोकस दूरी मापने के लिए या फिर वक्रता त्रिज्या मापने के लिए हम पोल से चलेंगे किधर, इधर की ओर चलेंगे, यानी कि पॉजिटिव एक्स में जाएंगे। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7.5। माइनस मत करिएगा, माइनस करने का मतलब है कि आपने दूरी इधर माप ली है। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। जैसे ही बोल दे अत्यधिक छोटा, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, फोकस पर होगा। और ये उत्तल के लिए भी वैलिड है और अवतल के लिए भी वैलिड है। ये उत्तल दर्पण के लिए भी सही है और अवतल दर्पण के लिए भी सही है। भाई उत्तल दर्पण द्वारा भी अगर फोकस पर प्रतिबिंब बनाया जाता है तो अत्यधिक छोटा होता है और सेम अवतल दर्पण में भी अत्यधिक छोटा होता है। फिर अंतर क्या है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अत्यधिक छोटा के साथ वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में आप जानते हो कि हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये अंतर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक, और यहां क्या हो जाएगा, आभासी। तो हमसे वास्तविक उल्टा बोल रखा है, सी हमारा आंसर। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। देखिए उत्तल दर्पण है और मुख्य अक्ष के अनुदिश जो है आपतित प्रकाश किरण है, इसके लिए आपतन कोण क्या होगा। ये उत्तल दर्पण है, ये मैंने मुख्य फोकस बना दिया यहां पर, सॉरी मुख्य अक्ष बना दिया। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। मुख्य फोकस है ये और ये वक्रता केंद्र है। अब प्रकाश किरण जो है, जो प्रकाश किरण है देखो, ये मुख्य अक्ष के अनुदिश ऐसे आपतित हो रही है दर्पण पे, ऐसे। तो पूछा है आपतन कोण क्या होगा। तो क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है इस ध्रुव पर अभिलंब होता है, और जब भी प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश या फिर किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो उसी पथ पर क्या है कि लौट जाती है प्रकाश किरण। इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है 0 डिग्री होता है। आपतन कोण पूछा है, अगर परावर्तन कोण भी पूछता तो भी 0 डिग्री हमारा आंसर होता। सी हमारा राइट आंसर। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है। तो यहां देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये देखो मुख्य अक्ष है। तो क्या हम मुख्य अक्ष को यहां पर अभिलंब नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है इस ध्रुव पर अभिलंब होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ जो एंगल होता है, ये जो एंगल आई है, इसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है यानी कि मुख्य अक्ष है, इसके बीच में बना हुआ एंगल जो है ये परावर्तन कोण होता है। तो पूछा है आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है, तो आपतन कोण हमारा आंसर हो जाएगा। सेम यहां पर भी बोल सकते हैं, ये उत्तल दर्पण में भी सेम हो जाएगा, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होती है। देखो बोला है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसी को तो हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और जो कि 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या हमें दी गई है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का, पैरों को छोटा आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः है। देखो सिर अपना बड़ा दिखता है वो, यानी सिर का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल बनाता है। तो सबसे ऊपर जो है अवतल है, तो उत्तल वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहां से। शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटा आकार का पाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि सबसे नीचे जो है उत्तल होना चाहिए। सबसे नीचे उत्तल कौन है? इसमें है, तो ये हमारा कट जाएगा, सी हमारा आंसर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अभिसरित करता है, तो अभिसरित कौन सा दर्पण करता है? समानांतर प्रकाश पुंज को, अवतल दर्पण, उसी को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं, है ना। देख लो, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद देखो फोकस पे जाकर के उसको केंद्रित ये दर्पण जो है कर देता है।
इसी को बोलते हैं कि अभिसरित कर देता है फोकस पर, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो प्रयुक्त दर्पण जो है अवतल है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? नहीं भाई, फोकस जो है इसका सामने होता है, इधर की ओर मापी गई दूरी जो है ऋणात्मक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। बिल्कुल, अभिसरण बिंदु जो है दर्पण का मुख्य फोकस होता है, तो ये सही है। 1-3 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। यहां देख लो, इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण में क्या होता है, यहां देखो ये मुख्य फोकस है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां से प्रकाश की किरणें जो है निकल रही है, यानी एक बिंदु से जो है प्रकाश की किरणें जो है फैल रही है, तो इसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC। देखो, पोल को इसने P कहा है और वक्रता केंद्र को, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वक्रता केंद्र को इसने क्या कहा है? C कहा है। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि जो ये PC हमें सवाल में बोल रखा है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर है, बोला है ना, PC बराबर होगा। और ये वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर जो कि PC है, ये बराबर वक्रता त्रिज्या है और ये बराबर 20 सेंटीमीटर है। लेकिन नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए हमें आंसर देना है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये दोनों ही धनात्मक होती है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। ठीक है, यदि बिंदुओं P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है? ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। जो भी मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी 2022 के पूछे हुए प्रश्न है। तो ये सवाल भी उसी एग्जाम में पूछा गया था। ये जो वक्रता केंद्र होता है, आपको याद है ये क्या होता है? ये उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले का दर्पण भाग होता है, यानी जिस गोले से दर्पण बना होता है, चाहे उत्तल या अवतल, उसी गोले का ये केंद्र होता है। यानी कि कुछ ऐसा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक गोला है, यहाँ से काट करके उत्तल दर्पण, यहाँ से काट करके अवतल दर्पण बनाया गया है, और ये जो केंद्र है इस उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र है और ये अवतल दर्पण का भी वक्रता केंद्र है। तो उत्तल और अवतल दर्पण के लिए हम लोग वक्रता केंद्र बोल रहे हैं इस C को, लेकिन इस गोले का ये क्या है? इस गोले का ये केंद्र है। और गोले के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये दूरी क्या है? त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ये दूरी क्या है? 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 गोले की त्रिज्या। ये क्या है? गोले की त्रिज्या। तो ये सारी दूरियां जो है आपस में बराबर ही होगी ना। तो ये दूरी गोले की त्रिज्या, 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 तो भाई ये सारी दूरियां जो है आपस में बराबर ही होगी ना। तो R1, R2, R3, R4 ये सारे के सारे क्या हैं? गोले की त्रिज्या ही हैं। तो ये सारे जो है आपस में बराबर, बी हमारा आंसर। ये सारे बिंदु जो है ये हम बोल सकते हैं ना कि जो गोले की जो सतह है उसी पर तो है, उसी पर तो है। ये जो दर्पण का हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं ये क्या है? गोले की सतह तो है। अंदर वाली जो सतह होती है वो है, बाहर वाले को हमने क्या कर दिया है? ये पॉलिश कर दिया है। इसे आप P बोल दो, इसे आप Q बोल दो, इसे आप R बोल दो, इसे आप S बोल दो। निम्न में से कौन सा एक दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र है, याद रखिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। देखिए ये जो u है इसे बोलते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी जो v है इसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और जो f है इसे बोलते हैं फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी के पदों में दर्पण के आवर्धन का सही सूत्र है। दर्पण के आवर्धन का
सूत्र देखो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -v/u। एक फार्मूला ये होता है और एक और फार्मूला होता है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के टर्म में। तो ये हमने दे दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, एकदम घोल कर पी जाओ। और एक फार्मूला आपने देखा 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण में ये तीन ही फार्मूले होते हैं और इसी से सारे सवाल, सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हमारा आंसर -v/u हो जाएगा, सी हमारा आंसर। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसके पास कोई मात्रक नहीं है ना। आवर्धन के पास कोई इकाई नहीं, कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर में भी दूरी, नीचे में भी दूरी, तो जो भी मात्रक यहाँ पर आएगा वो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। जो m है हमारे पास वो क्या है, यूनिट लेस है, मात्रकहीन है, यूनिट लेस, मात्रकहीन। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के पदों में दर्पण के आवर्धन का सही सूत्र है। तो क्या हो जाएगा, m = hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन के धनात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब है। अब ध्यान से सुन लो आप, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है मददगार साबित होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। देखो m अगर पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो आपका होगा सीधा। सीधा प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। अगर m जो है नेगेटिव हुआ तो हो जाएगा उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो पहला तो ये कि भाई हम m का चिन्ह देख करके ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, आभासी है या वास्तविक है। अगर m का मान जो है, मान ठीक है, मैग्नीट्यूड, अगर वो 1 से बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। और अगर m का मान जो है बराबर है 1 के तो वस्तु के साइज का, वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनेगा। यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिबिंब वस्तु के साइज का प्रतिबिंब। और अगर m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा हुआ तो छोटा प्रतिबिंब, यानी वस्तु का जो साइज है उससे छोटा साइज होगा प्रतिबिंब का। बहुत ही ज्यादा जो है ये सहायक साबित होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। तो आवर्धन के धनात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी है, डी हमारा आंसर। आवर्धन के ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा। यदि आवर्धन का परिमाण 1 से बड़ा है तो यह इंगित करता है कि प्रतिबिंब अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि आवर्धन जो है 3 है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो 3 गुना है वस्तु के आकार का, है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 3 गुना है। अगर मैं बोलूं आवर्धन बराबर जो है 2 है, मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 2 गुना है। अगर मैं m = 1 बोलूं, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही है। और जब प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार कहा जाए, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। यदि आवर्धन का परिमाण 1 से छोटा है तो यह इंगित करता है कि जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा है। अब देखो मैं अगर ये बोलता हूं कि m = -3, तो ये मत समझ लेना कि जो आवर्धन है वो 1 से छोटा है। -3 तो 1 से छोटा हुआ ना, 0 से छोटा हुआ -3 नहीं, मैंने परिमाण की बात की है, मैग्नीट्यूड। -3 हटा करके आपको देखना है, इसको बोलते हैं मॉड। ये मॉड है, जैसे ही मॉड लगा लिया मतलब आपको चिन्ह हटा देना है, केवल परिमाण देखना है। तो परिमाण देखो 1 से बड़ा है, प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 3 गुनी है वस्तु के ऊंचाई से। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में। m देखो हमारे पास कितना है, 0.5 है, माइनस साइन के साथ, नेगेटिव 0.5। क्या पूछा है? निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। चिन्ह देखो क्या है, नेगेटिव, मतलब प्रतिबिंब है उल्टा, उल्टा यानी कि वास्तविक। तो देख लो, आभासी सीधा वाले को पहले काट दो,
आभासी सीधे वाले को पहले काट दो क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है। और जो मैग्नीट्यूड है वो देखो 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से छोटा है। यहाँ देखो लिखा हुआ है बड़ा है, तो ये भी कट जाएगा, आंसर हमारा ए। वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है। तो जब भी आवर्धन का मान आपको सवाल में दिया होगा या फिर आप निकालेंगे तो वहां से कुछ जानकारी जो है आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा है या छोटा है, प्रतिबिंब जो है आभासी है या वास्तविक है, या फिर बोल सकते हो सीधा है या उल्टा है। यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, नेचर है, वो आप बता सकते हो। निम्नांकित में से किस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है? बोला है m का जो साइन होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। अच्छा, धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, सीधा है, आभासी है, बस ये मतलब होता है। मैं बात कर रहा हूं प्रतिबिंब की, सीधा और आभासी है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा आभासी बनाता है? उसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है केवल और केवल धनात्मक होगा। कौन है वो? उत्तल है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं, सीधा, आभासी, छोटा। तो उत्तल दर्पण के लिए जो है आप यहीं पर याद कर लो, जो m का जो मान है, जो आवर्धन है, आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में ही दिखेगा। हमेशा 0 से 1 के बीच में दिखेगा। m का मान नेगेटिव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि m का चिन्ह यहाँ पर हमेशा आपको धनात्मक मिलने वाला है, और जो मैग्नीट्यूड है 0 से 1 के बीच में मिलेगा, या फिर बोल सकते हो जो आवर्धन है वो 0-1 के बीच में आएगा। यहाँ पर अगर आप मॉड नहीं भी लगाते हैं तो भी सही है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई कि वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र पर ही होता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और जब भी प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब जो m का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड, वो 1 होगा। और अवतल दर्पण में एक केस छोड़ करके हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर हम m के चिन्ह की बात करें तो वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण में एकलौता केस है जब वस्तु को रखते हैं P एंड F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, तभी जाकर के आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज हर केस में जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो भी वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो m जो है -1 है। माइनस हमें बताता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, 1 हमें बताता है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है। आई होप अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवर्धन का मान और चिन्ह देकर के आप कैसे क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? अगर हम m के चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें, तो भैया अवतल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, यानी कि आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। तो ये जो है अवतल दर्पण के केस में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उत्तल दर्पण के केस में m जो है हमेशा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब किसके लिए प्लस, किसके लिए माइनस? सीधा के लिए प्लस, उल्टा के लिए माइनस। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, आभासी यानी कि सीधा होने पर धनात्मक, और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, वास्तविक यानी कि उल्टा होने पर ऋणात्मक। तो ये तो सही है। प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक गलत हो जाएगा। हमेशा धनात्मक नहीं बोलेंगे, हमेशा धनात्मक बोल सकते हैं उत्तल दर्पण के केस में। यहां पर ये भी नहीं बोल सकते हैं। ए हमारा आंसर। यहां पर लिख लो सीधा, उल्टा। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। F = R/2 हो जाएगा, -20/2 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? यह भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित होती है,
यानी प्रकाश किरण जो है उत्तल दर्पण पर कुछ इस प्रकार आपतित होती है जैसे कि वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी नहीं, क्योंकि वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। तो वो क्या है कि दर्पण पर लंबवत होती है, वो प्रकाश किरण जो है इस मिरर पर जो है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो अगर 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। तो क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण 0 डिग्री। डी हमारा आंसर। निम्न में से किस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है? हमेशा 1 से कम होता है। यहां पर लिख लेना, निम्न में से किस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिमाण, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। यहां पर लिख लेना आवर्धन का परिमाण हमेशा 1 से कम होता है। तो आवर्धन का जो ये मैग्नीट्यूड है वो हम बोल रहे हैं कि 1 से छोटा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब का साइज है वस्तु के साइज से हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब यह है उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? यह भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। तो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी बताया, 0 से 1 के बीच में m होगा उत्तल दर्पण के केस में। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 82 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।